बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडिकेटर्स नज़र आना शुरू हो गए। एक स्टेटमेंट देनी थी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत ने इक़दाम किए। चीफ़ ने ताजरों को और दीगर स्टेक होल्डर्स को तंबी की हिदायत की कि आप डॉलर को कम करने में, उनको नीचे लाने में हमारा साथ दे। तो हमने देखा कि डॉलर की गिरावट का सिलसिला अभी तक जारी है। तो ये तो बहुत वो कहते हैं ना कि अच्छी अलामत है। इससे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पर, बात करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ के निज़ाम पर, बात करेंगे पाकिस्तान में छोटे ताजर से लेके बड़े ताजर के लिए हुकूमतें आती हैं, उनको सहूलियात क्या दे पाती हैं, किस तरह वो काम करते हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कदावर सियासी शख्सियात गुजरी हैं। माजी में हमने क्या पाया, क्या खोया, आगे के हमारे क्या मकासद होने चाहिए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी एक लेगेसी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। आप साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के पुराने साथियों में आपका शुमार होता है। कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे। तमाम उमूर पे बात करेंगे। सैयद इखलाक हाशमी साहब ने ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक़ नून लीग से। बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। हाशमी साहब स्टार्ट करेंगे, चूँकि आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखे। आज सियासत से कहीं दूर जाकर हम क्या आम आदमी के लिए, जब से पाकिस्तान बना है, कौन से अदवार में काम आपको लगता है कि आम आदमी के लिए अच्छा हुआ? आइन तो बना, उसमें आम आदमी के लिए लेबर पॉलिसी भी बनी, नेशनलाइजेशन भी हुई इस दौर में, फिर आगे बम धमाके भी किए गए, हम एटमी पावर भी बने। आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां की हमने और आगे क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सिर्फ इतना ये बताऊंगा क्योंकि 21 तारीख को मेरा महबूब कायद जो है ना वो पाकिस्तान आ रहा है, जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और मैं आज उसी पर मैं ये तमाम चीज़ें उसी के अंदर एक जो ना आप अगर बता दी जाए उनके जो मामला थे, जिस तरह उन्होंने किया, मैं एक छोटी सी उसे शुरू करूँगा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ पंजाब के। नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आला बनने से पहले सेम सिंध का जो ना हाल जो है ना, सिंध का जो हाल है वो सेम जो ना पंजाब का हाल था। हेल्थ के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, यहाँ तक कि सड़कें नहीं थी वहाँ पे। और लोग वहाँ गधों पे, खच्चरों पे और साइकिलों पे और उन पे सफ़र करते थे। और कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ पर मोटरसाइकिल की पगडंडी भी नहीं थी जाने की ना। बताएं। मैं ये अपने यानी कि बचपन से लेकर और जब मैंने होश संभाला, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को वज़ीर ख़जाना बनाया, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बने। मैं छोटा सा एक बात बताऊंगा कि खानेवाल टू लोधरा एक ये वो शॉर्टकट रास्ता है कि जो तकरीबन 100 किलोमीटर जो ना ट्रांसपोर्टर्स को तमाम को जो ना ये शॉर्ट लेके जाता है लाहौर। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये रोड बनाया। उस रोड के बनने के बाद यूनियन काउंसिल की हद तक, तमाम यूनियन काउंसिल के हद तक उन्होंने हेल्थ सेंटर, अस्पताल खोले, प्राइमरी छोटे अस्पताल जो होते हैं। उसके बाद उन्होंने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल का दर्जा दिया, मिडिल को दर्जा दिया, यानी कि यहाँ तक कि कॉलेज तक ये गए हम लोग ना। और दोपहर का खाना फ्री मिलता था वहाँ पे। अच्छा। गरीब बच्चों को। मैं वो बातें बता रहा हूँ कि जो कोई चैलेंज मुझे करके दिखा देंगे, तमाम चीज़ बता रहा हूँ हुकूमत की तरफ से ये बिल्कुल स्कूलों में, कॉलेजों में खाना भी मिलता था। खाना मिलता था फ्री में। अच्छा। उसके बाद जनाब आते हैं कि आपको किताबें फ्री में मिलती थी, किताबें फ्री में मिलती थी। अच्छा। फीसें जनाब होती नहीं थी। वहाँ का जो गरीब बच्चा है, ये सन क्या था? सन किस सन की बात? ये वज़ीर आला पंजाब जब बने, ये 80s की बात बता रहे हैं। 80s की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जनाब वहाँ के गरीब बच्चे ने तरक्की की, क्योंकि आज कहीं भी आप चले जाएं, गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है और वो सरदारों के, वडेरों के बच्चों से ज़्यादा काबिल बच्चा होता है। वहाँ पे बच्चों ने तालीम हासिल की और उन्हें आला, फिर उसके बाद दौर आ जाता है शहबाज शरीफ साहब का। फिर शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब तमाम तर स्कूलों को फ्री यानी कि तालीम का दर्जा दिया गया, हेल्थ फ्री यानी कि अस्पताल, और हमारी तहसील लेवल तक बड़े हेडक्वार्टर तहसील बनाए गए हेल्थ के जो ना। देखें, 3 चीज़ें होती हैं मुल्क की तरक्की की जो ना, जिसमें 3 चीज़ें अगर किसी मुल्क के अंदर हैं तो वो मुल्क तरक्की करता है। एक आपकी सड़क,
और दूसरा आपकी हेल्थ, और तीसरी आपकी एजुकेशन। ये तीनों चीज़ें मियाँ बिरादर लेकर आए, इसलिए कि जब एक गरीब बच्चा था जो पहले खेतों में काम करता था, 10 या 20 रुपए उसे दिहाड़ी मिलती थी, और वो वहीं उनके वडेरों के उनके घरों में काम करते थे ये लोग ना। जब सड़कें बनी, हमारे गांव की एक सड़क थी, जब 20 सड़कें वहां पे बनी, बताएं। वहां का जो नौजवान है वो निकल के फैक्ट्री के अंदर गया, उसे तालीम हासिल की, और आज भी वहां पर मेरिट के ऊपर जो नौकरियां मिली हैं, कोई आदमी ये चैलेंज नहीं, हाँ मैं चैलेंज देता हूं उसे कि वो ये कह रहे हैं कि 10 रुपए नून लीग की हुकूमत में किसी से नौकरी की मद में लिए गए हों। उसके बाद जो है ना मेरिट के ऊपर जो है ना MBBS के दाखिले जो है ना वो बड़ी पैसा दिया जाता है उसके लिए ना, बड़ी सिफारिशें होती हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं आपको हजारों स्टूडेंट्स में बता सकता हूं जो MBBS के स्टूडेंट्स आज भी डॉक्टर्स हैं, जो अपनी काबिलियत के मेरिट के ऊपर गए। उसके बाद फिर ये राइज किया गया कि जो भी लोग पंजाब में जिला की बुनियाद के ऊपर जो काबिल लड़के जो अब नंबर ज्यादा लेते थे, उन्हें बाकायदा तौर पर पुलिस सलूट करती थी, उन्हें मरी घुमाया जाता था, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो मतलब ये तमाम तीनों चीजें जो है ना ये मियाँ बिरादरान नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज साहब लेकर आए, एक अच्छा सिस्टम दिया पंजाब को। आज पंजाब में आप जाकर देखें कि छोटे छोटे गाँव के अंदर जो है ना वो सड़कें हैं, छोटे छोटे गाँव के अंदर जो है ना बड़े बड़े स्कूल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े जो है ना वहाँ अस्पताल बने हुए हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने गांव गया तो वहाँ पे दुनियापुर नाम भी बता देता हूँ मैं, वहाँ एक डॉक्टर के पास मेरे दावत थी, वहाँ एक मरीज़ आया, मरीज़ ने अपना नाम लिखवाया, नाम लिखाने के बाद उसका जब तमाम इलाज मुकम्मल हो गया तो उसके बाद एक फ़ोन कॉल आती है, यानी कि ये पूरे पंजाब के अंदर तमाम अस्पताल जो हैं वो कंडक्टेड थे लाहौर में हेडक्वार्टर के अंदर, वहाँ से फ़ोन आता है कि आपको पैसे तो नहीं लिए गए, आपको दवाई सही दी गई है, आपको क्या पूरे आप हमें बताएं। तो ये वो सिस्टम था जो पंजाब को दिया। और सबसे बड़ी बात जो हटके वो वहाँ पे शऊर दिया, जो हमारे सिंध में शऊर नहीं दिया गया। वहाँ के लोग जो फटे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, आज पंजाब में आपको इस किस्म का कोई भी शख्स नज़र नहीं आएगा जिसकी जो है कपड़े जो है 2 महीने से उसे पहने होंगे। तो भले कि ये वो शऊर है जो नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के लोगों को दिया। उसके बाद आप आ जाएं सिंध अपना कराची के अंदर, कराची में आप ये देखें कि दहशतगर्दी अरोज पे थी, दहशतगर्दी अरोज पे थी, रोजाना 20 से 25 लोग जो ना यहाँ पे मारे जाते थे, कारोबार नहीं था, आप मोबाइल लेकर चल नहीं सकते थे, आपके ना लेंगे अजीब व गरीब, सुबह जब एक शख्स निकलता था तो पता नहीं था कि वापस आएगा ना आए, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म किया। उसके बाद लोड शेडिंग आपके 12 से 18 घंटे तक पहुंच चुकी थी, उस लोड शेडिंग को ख़त्म किया। जिस सुनहरे दौर की आप बातें अभी बता रहे थे, जो कि पंजाब में आपका बचपन जहाँ पे खाना भी बच्चों को दिया जाता था, ये जितनी भी आपने बातें बताई, क्या ये आज सारी सहूलतें आज के स्टूडेंट को मिल रही हैं? आज के दौर में, क्योंकि मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला है ना, उन्होंने शहबाज शरीफ की उस कंटिन्यू को ख़त्म नहीं किया। अच्छा। हाँ, उसे चलाया, बल्कि और बेहतर अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि कहते हैं कि लोग जी जो ना नवाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया। जब नवाज शरीफ ने 3 साल पर मेरा 3 साल मुकम्मल किए थे ना, उसके बाद जब मुल्क एक आगे तरक्की की तरफ जा रहा था, वही अब मुझे वक्त अभी तक याद है कि जब नवाज शरीफ साहब ने कराची में एक तकरीर में कहा था कि मेरा ख्वाब है कि एक शख्स मोटरवे पे कराची से बैठे और दोपहर का खाना वो लाहौर खाए, शाम का खाना वो पेशावर खाए और सवार जाके सो जाए। उनका वो ख्वाब उन्होंने पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि मटियारी से सिंध की हमें ज़मीन नहीं दी गई थी। अच्छा। हाँ, उस टाइम की हुकूमत ने जो ना नहीं दी थी। फिर उसके बाद ये जो रोड है आपके हैदराबाद का रोड, वो डबल दोराया बना, गारों के अंदर VIP के रोड बने, ज़मीनों की कीमतें आसमान पे चली गई, जहाँ पे 10 लाख 5 लाख का आज जो सिंध का जो जिम्मेदार है ना यहाँ का, वो मरून मिन्नत है नवाज शरीफ का। अगर वो ये हैदराबाद वाले रोड ना बनाते, गारों वाले रोड ना बनते, तो आज उनकी ज़मीनों की कीमतें वही 10 से 15 लाख रुपए एकड़ होती हैं, आज करोड़ों के अंदर है उनके। आज उनके पास हमारे से ज़्यादा VIP किस्म की गाड़ियाँ हैं, सारा कुछ है वहाँ पे। तो ये कि गलतियाँ सियासतदानों से होती हैं, कोई फरिश्ता नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से मेरे कायद को निकाला गया कान से पकड़ के कि तुम्हारे बच्चे से तनख्वाह नहीं ली, जिस तरह मॉनिटर एक जज जो ना लगाया गया, आज
अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज चीफ जस्टिस जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो एक अल्लाह ताला ने एक हमें नेमत दी है, जो ना वो आज एक आर्मी चीफ की शक्ल के अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये नेमत से नवाजा है। आज DGISI की शक्ल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अवाम के लिए भेजे हैं। और आज ये देखें, फिर नेमत आपके लिए जहमत ना बन जाए? नहीं जहमत नहीं बनेगी, नहीं देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होते। और मैं ये बड़ी अल्लाह ताला आगे, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन पाकिस्तान की कौम के इतने गुनाह नहीं है और अल्लाह ताला ने इन पाकिस्तानी कौम के गुनाह माफ़ करेगा। और हमें जो आर्मी की क़यादत की शक्ल जो मिली है हमें, और जिस तरह से आपका डॉलर नीचे आ रहा है, और जिस तरह से आज जो है ना एक सिर्फ पैगाम दिया गया है, तो आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर आप अफगानियों का कितना बड़ा नेटवर्क है यहाँ, मुझे बताएं। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा काम होने चाहिए। अच्छा, थाने आपके बिकते थे, थाने आपके बिकते थे, आपके SSP जो ना वो सिफारिशों पे लगाए जाते थे, आपके डिप्टी कमिश्नर्स जो है ना सिफारिशों पे लगाए जाते थे। आज वो लोग इतने खौफजदा हैं। इस वक्त सॉरी फॉर इंटरप्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर मईशत हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के भी देखे हैं, इकनॉमी बड़ी आपकी गहरी नज़र है, CEO हैं आप सेविंग होम के, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू अडवाणी साहब, आप से हम आज बात करेंगे इकनॉमी पे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में डॉलर की गिरावट का जो सिलसिला जारी है, ये रुकेगा कब? 250, 260 या इससे भी कम? देखिए, अगर ये जो सिलसिला चल रहा है इस पे कंट्रोल कर लिया गया और इसको कंटिन्यू रखेंगे तो काफी नीचे तक चला जाएगा। और इसके साथ साथ एक ये है कि जब हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कंटिन्यू रखेंगे, तो दूसरे और भी चीजें सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से डॉलर और नीचे चला जाएगा। क्या आपको पता है कि हर छोटे बड़े हर आदमी ने डॉलर रख लिए क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे पाकिस्तानी रुपीज को, यानी नॉर्मल जिसने वो तेजी बंदी भी नहीं करनी थी, जो प्रॉफिट की भी सोच नहीं थी, तो सबकी सोच ये बन गई थी कि डॉलर रख के अपने आप को सेव कर ले। तो वो सब आस्ते आस्ते निकलेगा तो मुझे लगता है बहुत नीचे आ जाएंगे और बाकी दूसरे भी हमारे रास्ते खुल जाएंगे और काफी हमको इम्प्रूवमेंट आ जाएगी कि कंटिन्यू हम काम कर पाएंगे। तो इसको अगर कंटिन्यू रखा गया और इसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ जिस तरह हो रहा है, तो मुझे लगता है 250 से भी नीचे जा सकता है आगे जाके। इसका मतलब ये कि मौजूदा निगरान हुकूमत की जो इस वक्त तक की कारकर्दगी है और जो इकनॉमी के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं? और अगर ये रविश 2-4 माह और रही तो मजीद मुल्क में बेहतरी होगी? हाँ, निगरान हुकूमत तो खैर है, जो भी है उनको जो चलाया जा रहा है उस तरह ही अगर इनको चलाया जाएगा तो मुझे लगता है काफी अच्छे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि हमारा मुल्क इसी तरह चल सकता है। और काफी और बहुत सी पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी इकोनॉमिकली बहुत से प्रॉब्लम है। अभी हमको यानी इमदाद भी मिल रही है, अभी सऊदी अरब से भी जो उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने भी एक आधी शर्त रख दी है कि उनको जो उस मुआहदे में शामिल कर लिया जाए जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यानी पाकिस्तान को यानी एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिकली क्रैश करने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी बैठी हुई है कि पाकिस्तान को जितना प्रेशर कर सकते हैं अंडर प्रेशर में ले जाए। मैं खासकर इसराइल का नाम लूंगा, तो यानी उसको तस्लीम करने के हवाले से भी तो जो पॉलिसी हमने बना रखी है उसको हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को और भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। दूसरी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, चाइना ने भी तोसी करने के लिए मना कर दिया क्या कि आपने 2015 में जो वादा किया था, जो पॉलिसी बनी थी, उस पर आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए। तो अगर पाकिस्तान अगर वाकई इस तरह के माहौल में जीना चाहता है जो आसपास से भी प्रेशर आ रहा है इकोनॉमिकली हवाले से, तो इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसमें जरा भी लचक नहीं देनी चाहिए, इसमें जो भी है क्रॉस द बोर्ड सबका फैसला करना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री का कयाम, एक सवाल आपका ये, मेरा ये है, इंडस्ट्री का कयाम और दूसरा स्मॉल ट्रेडर्स के मसाइल, ये आपको नज़र आ रहा है आगे कि अब इलेक्ट्रॉनिक बाइक के प्लांट भी यहाँ लगेंगे, जो छोटे ताजर हैं उनके मसाइल भी हल होंगे, उनको सस्ती बिजली दी जाएगी, ये होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लगने चाहिए। और पाकिस्तान अगर जिस तरह से एक वन विंडो पॉलिसी बनाई है अभी, अगर उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा और उसको उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह अनाउंस किया गया है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, डायरेक्ट GSQ से काम होगा, अगर वो उसको कंटिन्यू करेंगे तो पाकिस्तान में काफी इन्वेस्टर भी आएंगे
और काफी इन्वेस्टमेंट आएगी। और आपको आज का जो दौर चल रहा है वो अलग इलेक्ट्रॉनिक सब चीजें आ गई हैं। पाकिस्तान में अभी तक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक बाइक नहीं आ पाई हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अभी आना शुरू हो गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ही आगे फ्यूचर है। अभी तो मुझे लगता है वर्ल्ड वाइज भी 14-15% आया है अभी गाड़ियां, लेकिन आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान में जितना जल्दी हो सके हम इस तरफ जाएं और इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के प्लान लगाएं, इसका पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी अगर इंडस्ट्री आप चाहते हैं हम कि लगनी चाहिए हमारे मुल्क में, हमारे लोकल इन्वेस्टर भी लगाएं, तो हमको इंटरेस्ट रेट बहुत कम करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट अगर पाकिस्तान में कम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री बहुत लगेंगी। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, निगरान हुकूमत ने फैसला कर दिया है कि जो अफगान पनाह गुज़ीन हैं जिनकी तादाद 44 लाख है, वो उनको अब अल्टीमेट दे गया है कि आप लोग अब यहाँ से निकल जाएं वरना आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएंगी। तो ये आपको 1 महीने के अंदर 28 दिन के अंदर मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये हो जाते हैं तो कितना बेहतरी आएगी क्राइम में, पाकिस्तान की मईशत में। 44 लाख एक बड़ा फिगर है। देखिए अगर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम जितना है इस टाइम में इतना बड़ा काम करना मुझे नहीं लगता आसान होगा। देखिए कोई इतनी जल्दी आसानी से जाएगा भी नहीं। अफगानिस्तान उसके लिए क्या रिएक्ट करेगा ये भी एक सवाल है कि वो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो भी रिएक्ट करेगा। क्योंकि इतने लोगों को भेजना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा, क्योंकि वो भी कोई ऐसे आराम से तो नहीं बैठेंगे और इस तरह नहीं चले जाएंगे। इसका यही प्रॉब्लम नजर आ रही है। अगर ये वाला ऑपरेशन जो नवंबर से अगर शुरू होगा तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं इन हालात में, ये एक सवाल कुछ अरसे बाद आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन करने की पोजीशन में होगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अडवाणी साहब ने कि ये मामला जब होंगे तो फिर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं। ठीक है हाशमी साहब, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि आम आदमी के मसाइल और गरीब के बच्चे को भी तालीम सेम, अमीर के बच्चे को भी तालीम सेम, यकजा तालीमी निज़ाम नहीं है इस मुल्क में। ये देने में हमारे पॉलिटिशियन नाकाम नहीं हुए। नहीं, ये बिल्कुल ये सही बात है आपकी और ये सही कह रहे हैं आप। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर नवाज शरीफ साहब जैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में, उन्हें ये चीज़ें राइज करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखें जो काम सियासतदानों को करना चाहिए था वो काम आज आर्मी कर रही है ना। तो ये तमाम सियासतदान देख रहे हैं सारी चीज़ें ना ये, और ये इन्हें करना पड़ेगा ये। और अगर नहीं करना पड़ेगा तो ये फिर इनका पॉइंट जो है ना वो आपको पता है कि अवाम आज क्या सोच रही है ना ये। तो मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उन्होंने देखें पहले आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया है, और अब अगर ये चंद चीज़ें रह जाती हैं तो वो भी ये करेंगे। और इस दफ़ा फैसला कौन तरीके से आएंगे और आर्मी उनके साथ होगी, उनके साथ क्योंकि आप देखें एपेक्स कमेटी जो है उसमें आर्मी चीफ और DG ISI बैठे होते हैं और उनकी बात को सुना भी जाता है, उनकी ब्रीफिंग भी ली जाती है। तो वो मामला नहीं है कि भी जो ना आप सिंध में कुछ कर लें, बलूचिस्तान में कुछ कर लें और कहीं जाके कुछ और कर लें जाके ना, ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में ना अभी। जैसे कि अडवाणी साहब ने कहा, तो अब हमें क्योंकि पाकिस्तान को अवाम को अगर बचाना है, पाकिस्तान के मजबूत आपने करना है, तो आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे अभी। और आप बगैर और आपको वो सियासत के अंदर जो ये खुशामद पसंद लोगों को आप ले आते हैं या चमचों को ले आते हैं, तो ये भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा सियासत में। और जो है ना असल जो है ना कारकुन को आगे लाना पड़ेगा, असल वोटर्स को आगे लाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये फिर जो है ना वो पहले वाले काम नहीं है। अब सियासतदानों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। और मैं बताता हूँ कि ये वो नहीं चलेगा कि एक ख़ानदान के आप MNS बना दें, एक ख़ानदान के आप मिनिस्टर बना दें, जिसे चाहें आप जो है ना वो टिकट दे दें। आप इनकलाब आना चाहिए, आपका कहना है आएगा। चले और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हॉस्पिटल के क़याम कितना ज़रूरी है। हम जब जाते हैं पसमानदा इलाकों में, आज भी पंजाब में मैक्सिमम लोग जाते हैं लाहौर की तरफ इलाज मुआवजे के लिए, ऐसा ही है। और यहाँ पे कराची में आते हैं सारे। तो क्या सिंध के या पंजाब के दीगर शहरों में बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं? नहीं, देखें जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारे यहाँ बहावलपुर बड़ा अस्पताल है, रहीम यार खान, खानपुर, इधर फैसलाबाद आप आ जाएं, इधर शेखुपुरा, ये जितने भी मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ जब बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर। और मैंने एक और आपको बताया कि यूनियन काउंसिल SC लेवल के ऊपर हमारे नवाज शरीफ साहब ने और अपने शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अस्पताल बनाए हुए हैं। तो देखिए बड़ा जो मर्द होता है ना, जो कैंसर हो गया या दूसरी चीज़ होगी, उसके लिए तो उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन बड़े से बड़ा मर्ज भी जो है ना वो वहाँ पे मौजूदा तहसील लेवल के ऊपर जो है ना इलाज हो रहा है वहाँ पे, और दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं वहाँ पे। और अब आ जाते हैं हम सिंध की तरफ।
कि सिंध में हालांकि रोज़ाना मैं जब टीवी देखता था तो वो कहते थे हेल्थ के अंदर हम बहुत आगे चले गए हैं, NIC वीडियो वो फलाना 3-4 ये नाम लेते थे ये। लेकिन अभी तक आप सिंध के अंदर हम लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो कोई ऐसा हमें नहीं नज़र आया। यहाँ तक कि जो अस्पताल कराची के अंदर आप देख लें, अस्पताल की बिल्डिंग्स के अंदर जो है ना वो इरौंची इरवन पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं वहाँ पे, और बिल्डिंगें बर्बाद हो चुकी हैं। हर महीने उनकी जहाँ तनख्वाहें भी आती हैं वहाँ पे, हर महीने उनका फर्नीचर्स भी आता है। आपको मैं खोखरा पार की आप मिसाल ले लें, आप कायदाबाद की मिसाल ले लें, आप मेमन गोड में चले जाएं, आप वहाँ पे जो स्कूल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने खोखरा पार में एक ट्रेनिंग स्कूल बनाया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी वो। कायम अली शाह साहब की बेटी जो ना एजुकेशन की थी, वो थी अपना MD जो है ना फाउंडेशन की जो ना उसकी, नफीस अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पर गया, जाके देखा तो वहाँ पे वो सारा सामान भेज, बड़ी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई थी। मैं उनके पास गया, बड़ी मुश्किल से टाइम मुझे मिला, उसमें ये जनरली मोइन हैदर जो हैं ये भी उसके मेंबर थे। तो मुझे जब बुलाया गया तो वहाँ पे रिपोर्ट पेश की इन्हीं के इदारे के बंदे ने, उसने कहा जी हाशमी साहब ने बिल्कुल सही बात की है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जबकि हमारे स्कूल में खोखरा पार में शाम को लग रहे हैं डबल शिफ्टों में। अगर इस बिल्डिंग को हम सही तरह कर दें तो इसमें 2 बड़े स्कूल भी खुल सकते हैं, और इसे हम सही तरह से, मैंने उन्हें यहाँ तक कहा, मैंने कहा मोहतरमा ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ख्वाब था कि यहाँ पर जो है ना सिंध के जो बच्चे हैं वो टेक्निकल चीज़ें सीखें यहाँ से, लेकिन आप वो पूरा कर दें ख्वाब को, उसे हुकूमत भी आपकी है लेकिन उसे नहीं किया गया। जब आप जैसे कह रहे नहीं किया गया, तो क्या आप समेत जितने पॉलिटिशियन हजरात हैं वो कसूरवार इस चीज़ के नहीं है कि बड़े बड़े इलेक्शन कैंपेनों में नारे लगाना, वादे करना, वो वादे करना जो पूरे होना भी मुमकिन नहीं है, जो कि झूठ के ज़मरे में आते हैं, हमें इस चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल करना चाहिए, और वो दौड़ नहीं है पहले वाला। मैं आपको बताता हूँ, आवाम बड़ी तेज़ हो चुकी है भाई, मीडिया, सोशल मीडिया ने आवाम को बहुत आगे ले गई है। अभी तो वो एक बटन दबाते हैं, सारे को सब कुछ देख लेते, जैसे उस्मान डार आज ने आज वो किया अपना लैदा हुआ है इनके, और सारे इल्ज़ामात इमरान खान पे लगा दिए, तो 1 मिनट के अंदर खबर फैल जाती है ये। तो देखें, एक जो है ना अब सियासतदानों को और हमारे जो हुक्मरान, हमारे जो सियासी पार्टियों के सरबराह हैं, ये उनकी सोचने की बात है कि अपनी वो पावर्स को जो है ना इतना इस्तेमाल करें जो अवाम के जो टिकट्स के मामले में इस्तेमाल करें। और ये जो हमारी एक और मैं बता दूं कि सियासत के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि जब हुकूमत के अंदर जो भी सियासी पार्टी आ जाती है, हमारे यहाँ होती हैं मखसूस सीटें, उन मखसूस सीटों पे ये अपना कारकुनों को नहीं लेके आते हैं, हाँ, ये अपने खुशामद पसंद लोगों को लेके आते हैं, पैराशूटर्स को लेके आते हैं ये। तो ये जब तक पैराशूटर को खत्म नहीं करेंगे ना ये, और ये अपनी रवश को तब्दील नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरी बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, खास तौर पे मैं नून लीग के भी कहूँगा और पीस पार्टी का भी और तहरीक इंसाफ का, तीन बड़ी पार्टीज हैं ये, इनके जो प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, इनके जो ड्राइवर्स होते हैं, ये पैराशूटर्स उन्हें जो ना पैसा देते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो वर्कर आता है उसे मुलाकात का टाइम नहीं मिलता, उनको कहते हैं साहब गए हैं, साहब गए नहीं, टाइम नहीं देते। पैराशूटर जब जाते हैं, अब पैराशूटर का क्या काम है, मियाँ साहब लंदन में थे, अब ना जाने कितने पैराशूटर यहाँ से लंदन गए, मियाँ साहब से हाथ मिलाया, तस्वीर लगा दी, बाहर आके कहा जी मियाँ साहब तो वज़ीर बनने वाले हैं और मैं भी वो फलां होते, मेरी भी मिनिस्ट्री पक्की हो गई है, तो काम वाम है, जितने इकट्ठे करके ले आप इन्वेस्टमेंट करें आप। तो ये एक मिसाल है सियासी पार्टियों के अंदर। तो ये इससे इन चीज़ों को, इन पैराशूटर्स को, सियासी जमातों को ख़त्म करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्राइसिस से गुजर रहा है, एक तरफ अफगान पनाह गुज़ीन 44 लाख तादाद, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, मुझे याद नहीं है कि माजी में इस तरह की स्टेटमेंट दी गई हो कि आप बोरिया बिस्तर आप अपनी बेचें निकलें, ये आसान होगा 1 महीने के अंदर? देखिए जिस तरह से काम किया जा रहा है ना, देखिए इस टाइम काम जो है ना वो हमारी आर्मी की एजेंसियां कर रही हैं काम, ये जो भी काम हो रहा है ना, ये मसला ये है कि इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। 44 से नहीं है तो 20 लाख भी अगर अफगानी निकल जाते हैं ना यहाँ से, तो आपका कराची जो है ना पुरसुकून हो जाएगा। आप सोहराबकोट से निकलें, नेशनल हाईवे से निकलें, दोनों सड़कों के दोनों तरफ, और ये हम पीस पार्टी की क़यादत को कई दफ़ा ख़त हमने लिखे हैं, दोनों तरफ बड़ी बड़ी मशीनरी के लाके वहाँ खड़ी कर देते हैं। उसके बाद एक नया इन्होंने तरीक़ेकार इख्तियार कर लिया कि बजरी के ट्रक वहाँ डाल देते हैं। उसके बाद जनाब उन लोगों को जनाब
को अरबों रुपए की ज़मीनों पे बिठा देते हैं। मशीनरी सोरावकोट आप चले जाएं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड आप जाएं, बड़ी बड़ी मशीनरी के डंप की हुई है वहाँ पे। बड़े बड़े बेचारे जो बिल्डर्स हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए हैं इन्होंने। बताएं। वहाँ एक गन्ना मार्केट है, उसके सामने आप देखें अखबान जो झुग्गियाँ लगी पड़ी हैं, करोड़ों रुपए की जगह है। एक इस पे भी हुकूमत ने इकदाम लिया है कि जो नादरा में हमारी आपकी सबकी फैमिली ट्रीज हैं उसमें भी कुछ अफसरान ने खुर्द बुर्द की है। बिल्कुल गैर पाकिस्तानियों को CNIC कार्ड बना के दिए हैं। इस ऑपरेशन को कैसा देखेंगे आप? नहीं, बड़ा अच्छा है, नहीं कि इस ऑपरेशन को करना चाहिए इसे, और इसी ऑपरेशन के जरिए पता चलेगा कि कौन गया है कौन नहीं गया। अब आपका देखें जो यहाँ जो डकैतियाँ हो रही हैं कराची में सबसे ज़्यादा, आपका कचरा उठाने वाला कौन है? अफगानी है आपका, हमारे भाई हैं वो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मोबाइल आपके छीनने वाले कौन लोग हैं। तो वो वहाँ से जब कचरा उठाते हैं उन्हें एक एक घर के पता होता है। और अभी तक जो इन्होंने ये एक डिपार्टमेंट्स बनाया था, ये क्या नाम है इसका, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, उस डिपार्टमेंट्स के सिवाय फंड्स देने के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्कुल बेकार तरीन डिपार्टमेंट्स ना करें सर। उसकी गाड़ियां चल रही हैं, अरे जगह भाई जगह गाड़ियां कचरा चल उठा रही हैं देखने के लिए। मैं आपको 10 जगह ले चलता हूँ अच्छा। कि जहाँ से वो सिर्फ सुबह आके दिखाते हैं। अच्छा। और अभी तो गाड़ियां देखना ही बंद कर दी हमने। अच्छा, मसला ये कि ये एक ऐसा DMCs के अंडर में था, ये कच्चा उठाना सारा कुछ। इन्होंने ये नए नए डिपार्टमेंट्स बना के रिश्वत के अपनी जेबें तो भर ली हैं, लेकिन ये कि अवाम का काम नहीं हो रहा है। और एक आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था, जमात वाले, जमात इस्लामी के एक भाई थे हमारे यहाँ पे, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि आप कामयाब तो हो गए हैं लेकिन आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था ना, ये बिल्कुल कहा था। आज कराची के अंदर वही पोजीशन है कि DMCs के मुलाजमीन जमात का काम नहीं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग और MQM के जो लोग बैठे हुए हैं। हाँ। सफाइयाँ आपके होना बंद हो गई हैं, कोई सफाई नहीं हो रही आपकी, आपके सेवरेज और मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी नहीं 0/0 के ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल 100%। मैं चैलेंज देता हूँ उसे कि वो एक मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट के साथ VIP एरिया है, वहाँ जितनी इंक्रोचमेंट हो चुकी है, वहाँ जितना गंद खराब है, वहाँ जितने गटर उबल रहे हैं, और जो कुछ हालत है वहाँ पे कि बिल्डिंग्स की भरमार है, वहाँ 1+1 की परमिशन है। ये मॉडल इसलिए इसका नाम रखा गया था कि एक अच्छी एक आबादी थी, खूबसूरत आबादी थी। मुझे याद है जहाज भी वहीं गिरा था, जहाज हादसा हुआ बिल्कुल है। आज तक वो जहाज जिस बिल्डिंग पे गिरा था ना जहाज, आज तक वो बिल्डिंगें नहीं गिराई गई हैं। बताएं। उसी तरह जिस बिल्डिंग पे जहाज गिरा था वो भी इसी तरह उसी तरह है। तो ये इतनी जो ना यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जियाँ हर महकमे के अंदर, हेल्थ के अंदर अभी शुरू हुए थे पिछले दिनों ये, बल्कि मैं तो एक लेटर लिखा अपना निगरान वज़ीर आला को कि जनाब आप हेल्थ के जो लोग हैं उन्हें आप बाहर निकालें, आप वो होटल्स को चेक करें। वो तमाम लोगों को ये नहीं कि ये होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल हैं, छोटे होटल्स हैं, पूरी पूरी रात खुले रहते हैं, जो ना 2 नंबर जो ना तेल इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सारा कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों का महकमे तो बने हुए, फूड डिपार्टमेंट नहीं है, नहीं आ रहे ना। पंजाब में देखिए आप महकमा कर रहा है ना काम, वहाँ पे, यहाँ नहीं है। तो महकमे की जो काली भेड़ें हैं उनका सफाया लाजमी है ना सर। एक ग्रैंड ऑपरेशन जहां हम अफगान पनाह गुज़ीरों के लिए कर रहे हैं, एक ग्रैंड ऑपरेशन हमें इधर भी तो करना चाहिए। करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा। कौन करेगा? हुकूमतों को करना चाहिए ना सर। हर काम हमारे लॉ इन्फोर्समेंट तो नहीं करेंगी। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ ना। जैसे मोबिन जुमानी को इन्होंने बनाया बल्दियात का वजीर, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता वो बल्दियात के अंदर को उसने कोई बेहतरी लेके आया है। वो सुबह आता है, अपना दफ्तर में बैठा होता है, इसी कमरों के अंदर अपने गांव वालों से मिलता है, मीटिंग्स करता है, निकल जाता है। तो देखें, उसे भी चाहिए कि वो DMCs का विजिट करे, इलाकों का विजिट करे। जिस तरह से आपके जो ना निगरान वज़ीर आला बगैर कहे, वज़ीर दाखिला बगैर कहे, बगैर बताए जा रहे हैं, तो भाई इसे भी तो जाना चाहिए ना। ये भी तो कोई पैदाइशी कोई अमीर आदमी तो नहीं है ये, तो ये भी तो आया ना, अपनी कारकर्दगी दिखाया ना। क्यों नहीं दिखाता ये? क्योंकि कराची का जो बेड़ा गर्क है वो तो बल्दियात के हवाले से, बल्दियात में आपकी सारे महकमे आ रहे हैं ना। ये पानी आपका बल्दियात के अंदर है, आपके DMCs बल्दियात के अंदर हैं, KMC आपकी बल्दियात में। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टोरी हमारी इखलाक हाशमी, आपका ताल्लुक PMLN से है, लेबर डिवीजन को आप देखते हैं तो सिंध में एक नून लीग का कभी एक था से, अब वो नहीं है, तवील अरसा हो गया। यहाँ के लोग आपको पसंद नहीं करते। आपने जिक्र भी किया कि कराची में भी हम लोगों ने बड़े इकदाम किए, हमने यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो हमने बेहतर की। तो कराची और सिंध के दीगर शहर, यहाँ पे आपके कैंडिडेट जीतते नहीं हैं, तो आप जितवाना नहीं चाहते, पार्टी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या कि आपको पता है कि वोट तो मिलना नहीं है?
तो नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ का पहला जो इलेक्शंस था उसमें अल्ताफ हुसैन का आपको पता है कितना बड़ा नाम था। उसके बाद कराची जैसे शहर के अंदर, लैंजरिया जैसे जगह पे, लियाकताबाद जैसी जगह पे और कुरंगी के अंदर दूसरा वोट नवाज शरीफ को पड़ रहा था। और हमेशा से हमने यहाँ से चेयरमैनशिप की ठीक ठाक सीटें उठाई हैं कराची से। सिंध के अंदर हमारे MP थे, ऐसे तो नहीं लिया के चौधरी वज़ीर आला बन गए थे, हमारे वज़ीर आला थे ना वो। लेकिन ये कोताहियाँ थी जो सिंध तंजीम को जो ना कमज़ोर तर कर दिया गया और उसे इतना कमज़ोर किया कि हम जो ना हमें ये ताने सुनने पड़े। लेकिन आज बशीर मेमन साहब आ चुके हैं, कन्वीनर हैं, और वो नेक्स्ट यानी कि ज़ाहिर सिंध के सदर भी होंगे वो। और आज नहीं देखें, आज जिस तरीके से वो 21 अक्टूबर के लिए आज तक मुस्लिम लीग के अंदर ये रिकॉर्ड आई है। और इंशाल्लाह आपको मैं दावत देता हूँ हमारे साथ लाहौर चलें। जिस तरीके से ट्रेनें बुक कराई जा रही हैं, जिस तरीके से वर्कर्स को जो ना तैयार किया जा रहा है, हर विंग्स की, हर जिले की अलहदा मीटिंग्स की जा रही है, वालियाना इस्तकबाल हाँ होगा। चलें, नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब ये ट्रेनें आपके कराची से चलेंगी, पूरा सिंध क्रॉस करेंगी और लाहौर में दाखिल होंगे, तो सिंध के अंदर एक कारकुन जो है ना, जो सोया हुआ कारकुन है नून लीग का, वो जाग पड़ेगा और उसे जब पता होगा कि मेरा कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुका है, तो उसके बाद जो वोट बैंक है ना, वो इंशाल्लाह हर सीट पर हमने मुकाबला करना है, कराची के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। और इंशाल्लाह उन लोगों को टिकट मिलेगा और उन लोगों को टिकट मिलेगा जो इलेक्शंस के अंदर उनका हक बनता है। आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% में क्यों नहीं मिलेगा। कौन देगा? यहाँ में जो नाराजगियां थी, जो मुख्तलिफ मामला थे, देखें वो बेहतर हुए? वो अपनी जगह देखें। आज अली अकबर गुज्जर, निहाल हाशमी और ख्वाजा शुएब और दूसरे हमारे सारे भाई इकट्ठे बैठे हुए ना, चौधरी तारिक साहब इकट्ठे हैं ना, एक ही उस पे है ना, ये 12 लोग जो हैं तो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह नाराजगियां सारी खत्म हो चुकी हैं। वहीं पे शाह शाह साहब हैं, वहीं पे जुबैर साहब हैं। तो मसला है कि ये सारी चीजें इन्हें खत्म करनी पड़ेंगी सिंध के अंदर, और ये खत्म हो चुकी हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह आइंदा जो है ना, मुस्लिम लीग हाउस जो था ना, जो गैर आबाद था, आज आबाद है मुस्लिम लीग हाउस। अच्छा। आज वहाँ लोगों की गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। और मैंने आपको बताया कि जब कराची से हमारी ट्रेनें चलेंगी तो इंशाल्लाह सिंध जब क्रॉस करेंगे तो ये एक नया बलबला होगा। हर स्टेशन से हजारों की तादाद में लोग एक तासुर एक जाता है पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ के आम कारकुनान को खाना, पैसे, लालचें देकर ले जाया जाता है, मोहब्बत में, चाह में कारकुन अब नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक हमारा कारकुन जो है वो एक तो लाहौर जाए और दूसरा अपनी जेब से भी पैसा खर्च करे, तो ऐसे वो तो उसके साथ ज्यादती है ना। लेकिन इस दफा ट्रेनों का तमाम अखराजात जो है ना नून लीग खुद कर रही है और तमाम खाने से लेके हर चीज जो है ना कारकुन को वहाँ मिलेगी और वो इज्जत के साथ जाएगा और इज्जत के साथ वापस आएगा। इज्जत के साथ जाएगा, इज्जत के साथ वापस आएगा। सही। और कारकुन का ये हक बनता है, पार्टियों का ये हक बनता है कि वो कारकुनों को वो सहूलतें दें। ऐसा नहीं है कि जी उन्हें को बिरयानी दे दी, फलाने दे दी, उसका हक बनता है कि उसे इज्जत दी जाए। और आज हमारे लीडरान जो जाएंगे साथ, वो भी वही खाना खाएंगे जो कारकुन खाना खाएगा, और वो साथ बैठ के खाना खाएंगे वहां पे। ये भी मिसाल हो गई है और ये मिसाल मरियम नवाज ने पैदा कर दी है। ये जो सारा जो काम हो रहा है इस टाइम, जो पूरे पाकिस्तान में जो मरियम नवाज साहब की, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज हैं, शहबाज शिफ साहब हैं, ये पूरी टीम वर्क है सारा। हर आदमी की एक ड्यूटी लग चुकी है कि आपने ये करना है। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून एक भारी एक्सरेस से जो ना कामयाब होगी। देखें, जब नवाज शरीफ पहुंचेगा, मैं आपको बता दूं कि देहातों का वोटर जो है ना, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा कि शहरी वोटर्स हैं, वो उनकी बात ना किया करें, आप देहातों का वोटर्स की बात किया करें। और देहात का वोटर जो है वो उसे पता है, नहीं उसे पता है कि ये सारी जो सहूलतें अल्लाह ताला ने किसके जरिए हमें दी हैं। ये तमाम सहूलतें अल्लाह ताला ने जो वसीला जो बनाया वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बनाया। तो इंशाल्लाह वोट बैंक भी होगा। और जो लोग आज कहते हैं, अभी से प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ लोगों ने, वो जो टिकट कैंसिल हो गई, आ नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब 100% आ रहे हैं, अपनी आवाम में होंगे। और जब आवाम में होंगे, जब वो निकलेंगे, तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि अब पब्लिक किस तरह निकलेगी। क्योंकि हमारा जो कायद है या वोटर्स है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम जो है वो सिर्फ एक शख्स को चाहती है, वो है नवाज शरीफ। एक इल्जाम ये भी तो लगता रहा है माजी में कि डील के तहत ही आते हैं। देखें, कोई डील नहीं है। अगर डील होती तो वो शहबाज शरीफ के दौर में आ जाते हैं, अपने भाई के दौर में आते हैं। तो यार ये कौन सी डील है? निगरान हुकूमत है, उनके ऊपर जजों ने कहा कि जी केस बनता नहीं था, साहब का आर्मी चीफ ने कहा जी केस बनवाया गया, हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा
कि जी केस बनवाया गया, जज जो मर गया बेचारा उसने कहा जी मुझे इस्तेमाल किया गया, तो उसके बाद तो इखलाकी तौर पे, और मैंने एक आपको बताया कि वो चीफ जस्टिस आ चुका है, आपको पता है उसने पिछले दिनों क्या बयान, 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उसने कहा कि आप इन अफसरों को सर क्यों कहते हैं आप, और उनका बड़ा ये जबर इसलिए कि आज अगर एक एसपी है या डीआईजी है वो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेता है और वो हमारा जो है ना बाप बना हुआ है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन्हें सर ना कहें, आप इन्हें, ये आपके मुलाजिम है, ये आपके हैं। तो जिस दिन ये देखें चीफ जस्टिस जो आप फैसले कर रहे हैं, जो खुलेआम इनके जो चैनल्स के ऊपर चल रही है सारी, और दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो यार वो जो है ना अल्लाह ताला मुकद्दर चेंज करेगा इस पाकिस्तान ये अच्छे पाकिस्तान की शुरुआत है आपका कहना है। इंशाल्लाह ये एक तो अल्लाह ताला ने नया पाकिस्तान का नारा लगाया था ना, अच्छा, ये इंशाल्लाह चले। ये एक ऐसा पाकिस्तान बनेगा, मजबूत पाकिस्तान होगा, और यहाँ लोग कहेंगे कि यार ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए। जो आज लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान दुनिया से वापस आएंगे सर। पहले भी हम सुनते थे कि यहाँ पे आगे लोग नौकरियां करेंगे, उम्मीद यही है कि ये मुल्क फले फूले। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।